हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से शानदार बिंदास चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, साइंस एंड टेक की सीरीज में आज हम आपको 4th नंबर की क्लास कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। विश्वास रखिएगा, जो साइंस एंड टेक में करा रहा हूँ आपके सभी एग्जाम के लिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। और हमारे रूल आपको पता ही है, हम थ्योरी विद MCQ कराते हैं। ऐसा ही नहीं है केवल थ्योरी करके छोड़ दी, उससे आने वाले क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इसरो है। आप सबको पता है हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। हमारी भैया अंतरिक्ष जो एजेंसी है वो है इसरो। ठीक है, सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना है इसरो की फुल फॉर्म और इसरो की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो इसरो के लॉन्च व्हीकल जो हैं, जिनके माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर एक तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूँ नॉर्मली तौर पर कि जैसे किसी सवारी को कोई टैक्सी छोड़कर आती है उसके टारगेट पर, वैसे ही लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो भी एक टैक्सी की तरह ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जिसका काम है अंतरिक्ष यात्री या सवारी को अंतरिक्ष की कक्षा मतलब मंजिल तक पहुंचाना। जो ऑर्बिट हैं, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट हो, चाहे मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, चाहे वो जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट हो या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो, किसी भी अर्थ ऑर्बिट में इन लॉन्च व्हीकल के माध्यम से ही सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं, करा इसे समय के साथ अपनी टैक्सी को छोटा या बड़ा या ताकतवर बनाया जा सकता है। जो विभिन्न मॉड्यूल हम चेंज करते हैं, किसी में लॉन्च व्हीकल बड़ा होता है, किसी में लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का होता है, किसी में 3 स्टेज का होता है, किसी में ठोस ईंधन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी में द्रव और ठोस दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, किसी में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये इस आधार पर जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके मॉड्यूल को तैयार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे सटीक और सबसे सक्सेस जो अभी तक लॉन्च व्हीकल रहा है, जिससे भारत को एक पहचान मिली है, वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कह रहा है ये भारत का अब तक का सबसे सफल और भरोसेमंद क्या है, लॉन्च व्हीकल है। भारत इस पर आंख बंद करके क्या करता है, भरोसा करता है। इसके माध्यम से अगर किसी मिशन को, उसमें सैटेलाइट को लॉन्च करेगा तो भारत को ये उम्मीद होती है कि वो ज़्यादातर वहाँ पे सब सक्सेस ही रहना है। ठीक है, कह रहा है ये भारत का अब तक का सबसे सफल और भरोसेमंद रॉकेट है। भारत के कई रॉकेट हैं, ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहले भारत ने SLV, उसके बाद ASLV, उसके बाद भारत ने PSLV, फिर GSLV और फिर GSLV में मार्क 3। ये विभिन्न विभिन्न तरह के क्या हैं, रॉकेट लॉन्च व्हीकल हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत भी रॉकेट लॉन्च व्हीकल में नई नई जो कामयाबी हैं और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से अपने मॉड्यूल को चेंज करता आ रहा है। पहली सफल उड़ान की बात करूं मैं तो ध्यान रखना वर्ष 1994 में हुई थी। ठीक है, और पूछ ले आपसे कि भाई किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। कहते हैं इसी को, इसका निकनेम दिया गया था वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। कह रहा इसरो का सबसे मेहनती और भरोसेमंद रॉकेट जो है, जिसने पहली उड़ान भरी थी वो 1994 में भरी थी। ध्यान रखना, उपनाम मैंने बता ही दिया, द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ठीक है, कह रहा भारत की तीसरी पीढ़ी 3rd जनरेशन का ये रॉकेट है। आपको पता ही है, पहली जनरेशन SLV, दूसरी ASLV और तीसरी कौन सा है, PSLV। ठीक है, तो कई बार तो ये जनरेशन पूछ ली जाती है, तो सीधा सीधा बता देना 3rd जनरेशन का है। क्वेश्चन है आपके लिए, जो जिसके आंसर आपको कहाँ देने, कमेंट में देने। हर बच्चे को आज मैंने आंसर नहीं दिए, आज आप लोगों को आंसर कहाँ करने हैं, कमेंट में करने हैं, ये ध्यान रख लेना। क्या लॉन्च व्हीकल के लिए के साथ इंजन तकनीकी के लिए किस देश ने सबसे पहले उपयोग किया था? आंसर आपके सामने है, अमेरिका, रूस, भारत या चीन। इसका आंसर आप क्या कमेंट में करोगे, और सर्च करके, अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट में इसका क्या दोगे, आंसर दोगे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के लॉन्च व्हीकल में से कौन सा लॉन्च व्हीकल सबसे सक्सेस है? ये जो दे रखा है ना, ये गड़बड़ है। कौन सा सबसे सक्सेस है, ये आंसर देना है आपको। ठीक है, अब तक का कौन सा सबसे सक्सेस रहा है, भरोसेमंद रहा है, ये आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो PSLV
4 चरणों में काम करता है, ध्यान रखना 4 स्टेज में काम करता है। जिसमें पहली स्टेज में जो आप फर्स्ट स्टेज देख रहे हो उसमें ठोस ईंधन STBP ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है ये रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाता है। इसका काम ही क्या होता है फर्स्ट स्टेज वाले का कि ये रॉकेट को जमीन से ऊपर उठा देगा, ठोस ईंधन होता है। दूसरी स्टेज में PSLV में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है और इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है सेकंड स्टेज में। थर्ड में भी सॉलिड फ्यूल्स यूज किया जाता है। कह रहा है ये ईंधन उपग्रह को कक्षा की ओर धकेलता है, जो ऑर्बिट है वहां धकेलता है। और फोर्थ स्टेज में फिर से लिक्विड का प्रयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में और ये पेलोड को सटीक कक्षा में स्थापित कर देता है। तो ये चारों स्टेज आपको पता होनी चाहिए। पहली और तीसरी स्टेज में ठोस ईंधन, दूसरी और चौथी स्टेज में लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। वहीं में अगर PSLV CA की बात करूं, इसे कोर एलोन कहते हैं और एक PSLV XL है, ये बाहरी उपग्रहों के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है PSLV CA के द्वारा हल्के उपग्रहों के लिए बिना साइड बूस्टर के, ये देख रहे हैं साइड बूस्टर, बिना साइड बूस्टर के इसे लॉन्च कर सकते हैं। और PSLV जो XL है इसमें 6 एक्स्ट्रा सॉलिड बूस्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये बूस्टर लगे हुए हैं रॉकेट के साथ में। ठीक है, क्षमता और मिशन की बात करूं तो इसकी कैपेबिलिटी जो है 1750 किलोग्राम पेलोड को SSPO 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई में और 14 से 50 किलोग्राम को GTO में भेजने में क्या है ये सक्षम है। GTO, आप GTO की फुल फॉर्म बताना मुझे। ठीक है, ये आपको डाटा जो है ना, इसे फैक्चुअल डाटा को जरूर याद रखना। ठीक है, कह रहा है PSLV के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। PSLV भारत का सबसे सफल भरोसेमंद सैटेलाइट है। PSLV 4 चरणों में कार्य करता है। PSLV का पहला चरण ठोस से संचालित होता है या उपयुक्त तो सभी सही हैं। तो आप लोग बताओगे कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे संरचना या स्टेज 3 स्टेज की, तो कह रहा है एक बीच का ठोस कोर मोटर, इसे S139 और इसके चारों ओर 4 बड़े लिक्विड ट्रैप-ऑन बूस्टर काम करते हैं जिन्हें विकास इंजन, कह रहा है जो विकास इंजन से लगे होते हैं। उड़ान भरते समय ये दोनों एक साथ क्या लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये विकास इंजन है और ये बीच में जो मैं बता रहा हूँ आपको S139, ये कोर मोटर होता है किसी भी सैटेलाइट का, ध्यान रखना है। स्टेज 2 की बात करूं तो तरल लिक्विड का प्रयोग किया जाता है विकास इंजन में ही। ठीक है, तरल ध्यान रखना। और 3 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये मैं GSLV की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? GSLV। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? GSLV में पहली स्टेज में ठोस, दूसरी में लिक्विड और तीसरी में क्रायोजेनिक अपर स्टेज का ईंधन प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक ये है कि ये माइनस टेम्परेचर पे भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। क्रायोजेनिक तकनीक भारत की यह तकनीकी विकसित करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है और इस GSLV की क्षमता जो है वो 2500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है। ये ध्यान रख लेना। तीनों स्टेज में कौन कौन से फ्यूल प्रयोग किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है PSLV XL का क्या विशेष लक्षण है, इसके कारण यह भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम होता है। 6 एक्स्ट्रा सॉलिड स्टेज बूस्टर लगे होते हैं। इसका प्रथम चरण तरल से चलता है। कह रहा है ये निम्न LEO में उपग्रह भेज सकता है केवल, है ना। कह रहा है इसकी वहन क्षमता 500 किलोग्राम तक सीमित होती है। तो आप बताओगे इनमें से कौन सा सही है, ये मैंने डिस्कशन कर दिया। बड़े आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो कमेंट में। सभी लोग क्या करोगे, इसका आंसर करोगे। ठीक है, सभी का आंसर मैं देखूंगा। अब अगला है LVM3। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले इसे GSLV Mark 3 कहा जाता था, बाद में इसका नाम LVM3 रख दिया गया। ये भी ध्यान रखना। क्योंकि यह उपग्रहों को किसी भी कक्षा LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, किसी में भी क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। इसे बाहुबली कहते हैं, इसे फेटवा कहते हैं। ठीक है, इसमें S200 सॉलिड कह रहा 2 बड़े बड़े ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगे होते हैं इस तरह के। कह रहा एक जो है L110 ये लिक्विड वाला होता है, लिक्विड कोर जिसे कहते हैं। 2 विकास इंजन इसमें लगे होते हैं। फिर इसमें C25 क्रायोजेनिक इंजन, कह रहा है ये भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन CUS, कौन सा? CUS भी इसमें प्रयोग किया जाता है। क्षमता मैंने आपको बताई है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये आसानी से 8000 किलोग्राम
8 टन तक के वो क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। जबकि भू स्थानांतरित कक्षा में GTO में ये 4000 किलोग्राम तक के वजन को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें क्वेश्चन जो दिया है वो है LVM-3 रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। LVM-3 3 चरणों वाला रॉकेट है। लिक्विड कोर L110 में विकास इंजन लगे होते हैं। LVM-3 उपग्रहों को केवल LEO में ही भेजा जा सकता है और LVM-3 की वहन क्षमता 8000 किलोग्राम तक है। आप लोग बताओगे इनमें से कौन सा सही है। कमेंट में सभी लोग क्या करोगे, इसका आंसर करोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है इसरो के प्रमुख मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और OneWeb के कॉमर्शियल उपग्रह की बात करूं मैं आपसे तो गगनयान जो है कह रहा भारत में मानव अंतरिक्ष मिशन, ये कॉमर्शियल है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और OneWeb। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा गगनयान जो है भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसी रॉकेट का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना LVM-3 का, जिसमें ऊपर जो है क्रू एस्केप सिस्टम भी लगा होता है, ये हट जाता है। ठीक है, और ये पीछे हट जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये लॉन्च करके ऑर्बिट में पीछे हट जाते हैं। कह रहा है इसी रॉकेट का इस्तेमाल होता है जिसे SLVM-3 वुमेन रिलेटेड LVM-3 कहा जाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे ऊपर CES लगा होता है। जो यात्री साथ में जाते हैं ये मानव सहित होता है, मानव के साथ मानव युक्त होता है, ये ध्यान रख लेना। यह रॉकेट भारत में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इस्तेमाल होगा जिसे HLVM-3 कहा जाएगा। इसमें ऊपर CES लगा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, ये किसके लिए, मानव के लिए लगा होता है। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किराया इसरो का सबसे नया छोटा रॉकेट है जिसे छोटे सैटेलाइट के तेजी से कॉमर्शियल मार्केट जैसे SpaceX की टक्कर में बनाया गया। जैसे SpaceX अपने यहाँ करता है, SpaceX भी अमेरिका की एलन मस्क की क्या है, एक स्पेस एजेंसी है। तो वो जिस तरीके से जल्दी जल्दी से लॉन्च करता है सैटेलाइटों को, उसी तरीके से क्या किया जाता है, भारत ने भी अपने यहाँ SSLV को बना लिया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका कि जब भी डिमांड हो तुरंत लॉन्च कर दो, डिमांड होने पर तुरंत लॉन्च करोगे, कॉमर्शियल पर्पज से आप सक्सेस हो जाओगे। उसके लिए SSLV का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसकी फीचर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो कह रहा है इसकी जो लागत होती है ना, इसमें कॉस्ट बहुत कम आता है। ये इजीली आराम से बना करके आप लोग क्या कर सकते हो इसे, कह रहा है इसे सिर्फ 72 घंटे में और केवल 6 लोगों की टीम द्वारा जोड़ा जा सकता है, जबकि PSLV को 2 महीने लगते हैं तैयार करने में। ठीक है ना, और कॉस्ट भी आती है इसमें। SSLV में 3 ठोस स्टेज होती हैं, ठोस होती हैं इसमें, ध्यान रखना है। एक लिक्विड होती है, BTM जिसे कहते हैं, वेलोसिटी टाइमिंग मॉड्यूल कहते हैं इसे। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट आपसे इसके बारे में क्वेश्चन की बात करूं तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को प्रारंभिक रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया। भारी उपग्रहों को भूस्तर कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए, छोटा उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में किफायती रूप से प्रक्षेपित करने के लिए, मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए, या चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन के लिए। तो आप इसका सही आंसर बताओगे और उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो LUO-3 या LU-03 ये 3 ठोस चढ़ वाला है। एक लिक्विड है, इसमें BTM जिसे कहते हैं, क्षमता 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किलोमीटर कक्षा में भेज सकता है। स्थिति इसका सफल परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसे प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों के लिए, जो मैंने अभी पढ़ाया था उसमें इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे तो NCLV, कौन सा, NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की अगर मैं बात करूँ आपसे तो प्रोजेक्ट सूर्य के तहत इसे तैयार किया गया है। किसके तहत, प्रोजेक्ट सूर्य के तहत। कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है, PSLV और LVM-3 के बाद अब इसरो पुनः प्रायोगिक रॉकेट बना रहा है। एलन मस्क के फॉल्कन 9 SpaceX की तर्ज पे बना रहा है इसे। कह रहा 2035 तक। पूछ लेगा फॉल्कन 9 किसका है, तो ये SpaceX का है जो एलन मस्क ने बनाया है। ठीक है, लक्ष्य की बात करूँ तो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना भारत का लक्ष्य है। 2040 तक चांद पर इंसान भेजना भारत का क्या है, लक्ष्य है, ध्यान रखना। क्षमता LEO में 30 टन और GTO में 10 टन। LVM-3 में 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर रहेगा। ये जो LVM-3 है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर वाला ये क्या है,
रॉकेट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है LM40 भी देख लो, कह रहा तीसरा चढ़ है, ये थर्ड स्टेज वाला है। इसमें एक जो है लिक्विड इंजन जो 4.5 टन समथिंग क्षमता वाला होगा, 25 टन पेलोड क्षमता होगी और 38.4 सेकंड प्लस 240 सेकंड इसका टाइमिंग होगा, ये पहली। नेक्स्ट कह रहा है LBM 120 SC 120 दूसरा चढ़ है इसका, ये ध्यान रख लेना। पहला चढ़ की बात करूँ तो मैं ये पहला चढ़ में क्या है, SC 400, ये इसका पहला चढ़ है NGLB का जो विकसित कर रहा है भारत। इसमें L110 लिक्विड इंजन होगा, 400 टन इसमें थ्रस्ट होगा, 260 सेकंड प्लस 152 सेकंड टाइमिंग होगी और 57 सेकंड और 50 सेकंड इसकी क्या होगी, इनिशियल टाइमिंग होगी, ठीक है ना। वहीं ये देख लो, ये तीनों स्टेज अलग अलग तरीके से इसमें क्या दे रखी हैं, आपको दे रखी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे प्रोजेक्ट सूर्या किस अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उपयोग 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना और 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजना है। तो चंद्रयान कार्यक्रम, गगनयान कार्यक्रम, नेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण। आप लोग आराम से बताना, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना आप लोग, आपको पता चल जाएगी ये किसके लिए है, ठीक है ना। तो आंसर आप कहाँ करोगे, कमेंट में करोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है ग्रीन फ्यूल, कह रहा है लिक्विड मैथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। तो ये पूछ लेगा कौन कौन सा होगा इसमें, तो लिक्विड ही इसमें मैथेन होगी और लिक्विड ही इसमें ऑक्सीजन, ये इसका प्रयोग इसमें ग्रीन फ्यूल में किया जाएगा। कह रहा है मैथेन जलने पर इंजन जो है वो कार्बन नहीं छोड़ेगा, जिससे इंजन को साफ दोबारा करने में आसानी हो जाएगी। जब इंजन को आप साफ करोगे तो उसमें कार्बन ही नहीं होगा, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसे साफ कर सकते हो, ठीक है ना। वहीं मैं बात कर रहा हूँ RLVTD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे पुष्पक कहते हैं, ये भारत का है, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोस्ट्रेट, ठीक है ना। पुष्पक रामायण से प्रेरित है, यह भारत का स्वदेशी स्पेशल शटल है, ठीक है। तेरा उद्देश्य है अंतरिक्ष में जाकर दोबारा वापस धरती पर लौटना। इससे अंतरिक्ष मिशन का खर्च 80% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो डेब्रिस है, जो वेस्टेज है, वो भी क्या होगा, घटेगा। क्योंकि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट जाते हैं तो वहाँ जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है उनकी जो डेब्रिज होती है, ठीक है ना, वो वेस्टेज जो होता है वो वहीं रह जाता है, जिससे वो पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, अंतरिक्ष में जाकर पुनः वापसी धरती पर लौटना, 80% खर्च को कम करना और डेब्रेशन घटाना इसका मुख्य उद्देश्य। और ये आप स्ट्रक्चर देख ही रहेंगे, पुष्पक कुछ इस तरीके से तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रीन फ्यूल के रूप में किस ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है, ये आपके सामने दे रखा है। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मीथेन, केरोसिन या हाइड्रोजन, या ए और बी दोनों, है ना। ई ऑप्शन कर लेना, ए और बी दोनों। आप लोग बेसिक सा ये पढ़ लेना, ये पढ़ना जरूरी है और बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज की बात करूँ, ATR कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। कह रहा वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई से इसे गिराया गया। रिजल्ट है कह रहा है इसने बिना पायलट के रनवे की पहचान की और सटीक लैंडिंग की। इसमें LEX-01, LEX-02, LEX-03 जो है ना सफल रहे थे। ऑटोनॉमस नेविगेशन, वायुमंडल में लौटते समय आग से बचने के लिए स्वदेशी हीट शील्ड भी इसमें क्या है, लगे हुए हैं। इसकी ऊंचाई मैंने बता दी, नाम बता दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा जानकारी आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसमें दे रखा है, इसने कह रहा है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में चित्रदुर्ग कर्नाटक की लंबाई, यहाँ ATR में जो लंबा ऊंचाई है, लंबाई नहीं ऊंचाई कितनी होगी ये आप लोग बताओगे, लंबाई नहीं, पर ध्यान रखना ऊंचाई कितने किलोमीटर तक ये गिराने में सक्षम रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप इसका आंसर देना, ये मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है। इसके साथ ही कह रहा है इसरो की प्रमुख इंजन तकनीकी, एक तो विकास इंजन, कह रहा है एक लिक्विड फ्यूल इंजन है। विकास इंजन की जो बात करते हैं, जो PSLV, GSLV, LBM-3 तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है विकास इंजन, ठीक है ना। ये क्या है, लिक्विड फ्यूल इंजन है विकास इंजन। तो हम PSLV में भी लगा सकते हैं, GSLV में भी लगा सकते हैं और LBM-3 में भी लगा सकते हैं। कह रहा है इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इसे इसरो के महान वैज्ञानिक नवीन नारायण और उनकी टीम ने फ्रांस की सहायता से क्या किया था, तैयार किया था, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो विकास इंजन के रूप में किसी पछे बड़े यान के रूप में प्रमुख इंजन की पहचान की गई थी, तो PSLV, GSLV, LV-3 या SSLV। तो इसमें से कौन नहीं है ये बताओगे, ठीक है। तो SSLV शायद कहीं भी इसमें प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है।
ये बेसिक सी जानकारी आप पढ़ लेना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के इंजन और हैं, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक और स्क्रैम जेट इंजन। पूछ लेगा क्रायोजेनिक तकनीकी का मतलब क्या होता है, तो कह देना गैसों को अत्यधिक ठंडे तापमान पर जब द्रव बनाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तब हम उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो गैस होती है उसे बहुत ठंडे टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। -253 कह रहा हाइड्रोजन जो है वो -253 पर लिक्विड में हो जाती है और ऑक्सीजन जो -183 पर लिक्विड में हो जाती है, फिर इसे क्रायोजेनिक कहते हैं। कह रहा फायदा क्या है कि यह प्रति किलोमीटर ईंधन सबसे ज़्यादा थ्रस्ट धक्का देता है, जो बाहरी रॉकेटों को 36,000 किलोमीटर दूर भेजने के लिए क्या है जरूरी है। तो पूछ लेगा आपसे कि जो क्रायोजेनिक फ्यूल है वो क्यों यूज किया जाता है, तो सीधा बोल देना ये धक्का थ्रस्ट ज़्यादा क्रिएट करता है, जिससे आसानी से रॉकेटों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करूँ, इसे SCE 200 भी कहते हैं। कह रहा है इसमें हाइड्रोजन गैस बहुत महंगी, कह रहा है हाइड्रोजन गैस बहुत महंगी है और इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसरो अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन की जगह रिफाइंड केरोसिन, है ना, जिसे इंस्टेंट केरोसिन भी कहते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। बस इसमें से हाइड्रोजन हटा देगा और केरोसिन यूज कर लेगा, ठीक है ना, तो ये सस्ता हो जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन की बात करूँ, कह रहा आम रॉकेट को चलाने के लिए ऑक्सीजन अपने साथ सिलेंडर ले जाना पड़ता है, जिससे रॉकेट भारी हो जाता है। देखो जब भी हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, तो रॉकेट का वजन है वो और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो बस इसमें यही ध्यान रखा गया है कि जो बाहर की ऑक्सीजन है, स्क्रैमजेट इंजन के माध्यम से बाहर की ऑक्सीजन को प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे तकनीकी और सस्ती हो जाएगी और लाइट वेट हो जाएगा सैटेलाइट का, ठीक है ना। तो स्क्रैमजेट और ये तीनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके लिए, क्रायोजेनिक तकनीक का प्रमुख उपयोग किस में किया जाता है, ये आंसर आप लोग बताना। बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिस्कशन कर दी हैं, कमेंट में आंसर देना। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक तकनीकी, तो क्वेश्चन है गैसों को अत्यधिक ठंडे तापमान पर द्रव बनाकर इंजन के रूप में इस्तेमाल करना किस तकनीकी को कहा जाता है। आप लोग इसमें बताओगे कौन सी है। तीनों को मैंने डिस्कशन किया है, बेसिक आंसर आप आराम से बता सकते हो। स्क्रैमजेट की खासियत क्या है ये मैंने बता ही दिया। ये हवा से क्या लेता है, ये इंजन हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है। इसका उपयोग भविष्य में हाइपरसोनिक मतलब आवाज़ से कई गुना तेज रॉकेट और मिसाइलों में किया जाएगा। इसरो इसका सफल परीक्षण कर चुका है। कह रहा भविष्य में हाइपरसोनिक रॉकेट और मिसाइलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग बताना कि इस क्लास में आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी लोग अपने अपने स्टेटस पर क्लास को जरूर लाया करो।